स्टार्ट विद द नेक्स्ट पार्ट दैट इज़ द यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, है ना। कुछ यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। कैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? जो हमारे काम के होते हैं, है ना। तो वो किस तरीके से काम के होते हैं? यूज़फुल इन फूड एंड बेवरेजेस इंडस्ट्रीज़, फूड बनाने में, बेवरेजेस होते हैं जैसे जूसेस बनाने में, अल्कोहल बनाने में, मेकिंग मेडिसिन एंड वैक्सीन्स, मेडिसिन और वैक्सीन्स को बनाने में, क्लीनिंग द एनवायरनमेंट, जो डिके हो रहा है ना, कोई भी मैटर ऑर्गेनिक, उसको क्लीन करने में, डिकम्पोज करने में, एंड इन द एग्रीकल्चर, राइजोबियम बैक्टीरिया, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, इन सब के बारे में हमने पढ़ लिया। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म सब जगह काम आते हैं। अब फूड और बेवरेजेस में कैसे काम आते हैं इंडस्ट्रीज़ में? द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड इन फूड एंड द बेवरेज इंडस्ट्रीज़ मेकिंग कर्ड एंड चीज़, कर्ड और चीज़ बनाने में काम आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बैक्टीरिया आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ कॉमन फूड सच एज कर्ड, चीज़, विनेगर, टी एंड कॉफ़ी। तो इन सबको बनाने में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज़ होते हैं। द कर्ड कंटेन्स लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। कर्ड में कौन सा बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है? लैक्टोबैसिलस होता है। व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड इज एडेड टू अ वार्म मिल्क, आपने घर पे अपनी मदर को देखा होगा, आपकी मदर जब दही को जमाते हैं, दही के लिए दूध को, तो उसको पहले थोड़ा सा गुनगुना कर लेते हैं और उसमें थोड़ी सी दही ऐड कर लेते हैं, क्योंकि उस दही में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। फिर जब ये बैक्टीरिया दूध में ऐड हो गए, द बैक्टीरिया मल्टीप्लाई एंड कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड, तो मल्टीप्लाई होके उस मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देते हैं। सो लैक्टोबैसिलस इज ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग चीज़, चीज़ बनाने में भी काम आता है। मेकिंग ब्रेड, अ यूनिसेलुलर फंगस कॉल्ड द ईस्ट इज़ यूज टू मेक ब्रेड फ्रॉम व्हीट फ्लोर। जो गेहूं का आटा होता है उससे ईस्ट से फर्मेंट करते हैं उसको और फिर ब्रेड बनाते हैं। द ईस्ट ब्रेक डाउन द शुगर प्रेजेंट इन द व्हीट फ्लोर टू प्रोड्यूस द अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो ईस्ट है, अपनी जो गेहूं है उसके अंदर जो शुगर प्रेजेंट होती है उसको ब्रेक करके अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करता है। तो ये क्या किया इसने? इसको फर्मेंट कर दिया। दिस प्रोसेस इज नॉन एज द फर्मेंटेशन। तो क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज फर्मेंटेशन। इन 1857 लुइस पास्चर डिस्कवर्ड फर्मेंटेशन। तो जो लुइस पास्चर थे उन्होंने 1857 में फर्मेंटेशन को डिस्कवर किया था। ठीक है, इसमें एक एक्टिविटी गिवन है, टू फाइंड आउट द इफेक्ट ऑफ ईस्ट ऑन द व्हीट डो, कि हम अगर गेहूं का आटा लगाते हैं तो उस पर ईस्ट डालते हैं तो क्या इफेक्ट आता है। तो मटेरियल रिक्वायर्ड है व्हीट फ्लोर, ईस्ट पाउडर, वाटर एंड शुगर। सो प्रोसीजर इज टेक सम वार्म वाटर इन अ कप, ऐड 2 टीस्पून ऑफ शुगर टू इट। थोड़ा गुनगुना पानी लेके उसमें हमने शुगर डाल दी। स्टिर वेल टू डिज़ोल्व द शुगर, फिर उसको डिज़ोल्व कर दिया। नाउ ऐड अ हाफ अ टी स्पून ऑफ ईस्ट पाउडर टू द सोल्यूशन, और उसमें ईस्ट पाउडर डाल दिया आधा चम्मच। कवर द कप एंड लीव इट फॉर हाफ एन आवर, उसको अब ढक के हाफ एन आवर के लिए रख दिया। ऐड दिस सोल्यूशन टू द व्हीट फ्लोर एंड नीड टू मेक इट सॉफ्ट डो। अब वो जो सॉल्यूशन हमने पानी, शुगर और ईस्ट का था उसको लेकर हाफ एन आवर के बाद हमने जो गेहूं का आटा है उसको लगा के उसका आटा गूंथ लिया। लीव द डो अनडिस्टर्ब फॉर 2 आवर्स इन अ वार्म प्लेस, और उस गेहूं के आटे को फिर हमने क्या किया? वार्म प्लेस पे रख दिया। तो क्या ऑब्जर्वेशन मिलेगा? डज द डो राइज? येस और नो? येस, वो राइज करेगा। क्यों होगा? द डो राइजेज एज द ईस्ट मल्टीप्लाई रैपिडली, उसमें शुगर है, वो खाना है उसका, है ना, तो मल्टीप्लाई करते हैं रैपिडली, प्रोड्यूसिंग द कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो वो फूल गया गैस की वजह से। द बबल्स ऑफ द गैस फिल द डो एंड इंक्रीज इट्स वॉल्यूम, जिससे कि वॉल्यूम जो है वो बढ़ गई। द डो obtained in activity 1 can be used to make bread। अब इसी डो को ब्रेड बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ बेकिंग कार्बन डाइऑक्साइड एस्केप्स लिविंग बिहाइंड अ स्मॉल पॉकेट्स दैट मेक द ब्रेड सॉफ्ट एंड फ्लफी। तो जब इसको बेक किया जाता है ब्रेड बनाने के लिए, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड आटे के अंदर थी वो निकलती है ड्यूरिंग बेकिंग, तो छोटे छोटे से होल हो जाते हैं जिससे ब्रेड जो होती है वो सॉफ्ट और फ्लफी बनती है। द हीट जनरेटेड ड्यूरिंग द बेकिंग प्रोसेस किल द ईस्ट। तो जब बेकिंग हो रही होती है और जो हीट होती है बेकिंग की वजह से वो ईस्ट को मार देती है एंड स्टॉप द फर्मेंटेशन, और मोर फर्दर फर्मेंटेशन रुक जाता है, अलाउइंग द अल्कोहल टू इवेपोरेट, और वो जो अल्कोहल बना होता है वो इवेपोरेट हो जाता है। ठीक है, द फूड आइटम्स सच एज द इडली, डोसा, ढोकला आर प्रिपेयर्ड यूजिंग फर्मेंटेशन। तो ये सारी चीज़ें जो हैं फर्मेंट करके फिर बनती हैं। The fluffy and the porous nature of the dhokla is due to the carbon dioxide gas
फॉर्म ड्यूरिंग द फर्मेंटेशन। तो जब ढोकला बनता है वो पोरस और फ्लफी होता है, वो भी सिर्फ इसीलिए होता है क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनती है ड्यूरिंग द फर्मेंटेशन। ठीक है। नाउ एक्टिविटी 2, टू ऑब्जर्व द फर्मेंटेशन ऑफ शुगर बाय द ईस्ट। कि फर्मेंटेशन हो रहा है शुगर का जब हम उसमें ईस्ट ऐड करते हैं। शुगर, ईस्ट पाउडर, वार्म वाटर, अ कप, बलून, एम्प्टी बॉटल, अ सॉल्यूशन ऑफ लाइम वाटर। तो ये क्या है? तो इस एक्टिविटी में करना क्या चाहते हैं कि होता क्या है जब ईस्ट और शुगर मिलते हैं, फर्मेंटेशन होता है। सो प्रोसीजर में क्या है? ऐड शुगर एंड ईस्ट पाउडर टू अ कप ऑफ वार्म वाटर। वार्म वाटर लिया जैसे हमने पहले एक्टिविटी में लिया था, शुगर और ईस्ट ले लिए, एंड स्टीर इट वेल टू मिक्स थॉरली। pour the solution into the bottle, एक बॉटल में डाल दिया। अटैच अ बलून टू द माउथ ऑफ अ बॉटल एंड लीव इट अनडिस्टर्ब्ड फॉर एन आवर। और बॉटल में वो सोल्यूशन डाल के और बलून लगा दिया उसके माउथ पर और थोड़े 1 घंटे के लिए छोड़ दिया। स्मेल द सोल्यूशन इनसाइड द बॉटल एंड ऑल्सो द नोट इट्स वॉल्यूम। आप उसकी वॉल्यूम देखोगे, उसकी स्मेल देखोगे तो क्या ऑब्जर्व करोगे? आफ्टर हाफ एन आवर द बलून इन्फ्लेट्स। तो जो ये बलून लगाया था ये वाला, तो ये क्या करने लग गया? इन्फ्लेट करने लग गया, मतलब फूलने लग गया। ठीक है। व्हेन द गैस इनसाइड द बलून इज पास थ्रू अ सोल्यूशन ऑफ द लाइम वाटर। अब ये जो बलून था इसकी गैस को जब हम लाइम वाटर वाले सोल्यूशन से पास करेंगे तो वो जो सोल्यूशन होगा लाइम वाटर का वो मिल्की कलर का हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट जो फर्दर क्लासेस में भी पूछा जाता है। इंडिकेट द गैस रिलीज्ड इज कार्बन डाइऑक्साइड। जब भी ये चेक करना होता है कि गिवन गैस जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है या नहीं, तो उसको लाइम वाटर से पास कराया जाता है। अगर वो लाइम वाटर को मिल्की कर देती है तो गिवन गैस क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। अगर नहीं करती है तो वो नहीं है। ठीक है। ना सोल्यूशन हैज़ अ करेक्टरिस्टिक स्मेल ऑफ एल्कोहल। अब ये जो सोल्यूशन था उसकी अल्कोहल जैसी स्मेल आती है। द वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इनसाइड द बॉटल इंक्रीजेज ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल। अब उसका वॉल्यूम क्यों इंक्रीज हुआ? क्योंकि उसमें अल्कोहल बन रहा है। सो कंक्लूजन, फर्मेंटेशन ऑफ द शुगर बाय ईस्ट प्रोड्यूसेस अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब ईस्ट शुगर को फर्मेंट करता है तो अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। ठीक है। गेट इट राइट इज ऑल माइक्रोब्स इन आवर बॉडी आर नॉट हार्मफुल। आपको ये तो पता ही है हमारी बॉडी के अंदर भी माइक्रोब्स होते हैं, बट सारे माइक्रोब्स जो होते हैं वो हार्मफुल नहीं होते। बैक्टीरिया सच एज द एस्चेरिशिया कोलाई एंड द लैक्टोबैसिलस दैट लिव इन आर इंटेस्टीन हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। तो ये दोनों जो बैक्टीरियाज हैं ये हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है। Making alcohol beverages. Alcoholic beverages such as the wine and the beer are produced by fermenting the sugar present in grapes and the barley during using yeast. तो जो अल्कोहलिक बेवरेजेस है ना वो नेचुरल ही, जैसे वीट ले लिया या ग्रेप्स ले लिया या बार्ले ले लिया, उसको उसमें जो नेचुरल शुगर्स प्रेजेंट होती हैं उसमें ईस्ट डाल देते हैं तो ईस्ट फर्मेंट करती है उन शुगर्स को जिससे अल्कोहल बनता है। ठीक है। उनसे बेवरेजेस बनते हैं। Now making in the medicines, vaccines and vitamins, microorganisms are also used in the preparation of medicines, vaccines and the vitamins. अब कौन सी मेडिसिन बनानी है? बनती है माइक्रोब से, एंटीबायोटिक्स बनती हैं। सर्टेन बैक्टीरिया एंड फंजाई आर यूज टू मेक एंटीबायोटिक्स। है ना, जो बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करती है, बैक्टीरिया ही होता है उसमें और फंगस भी होती हैं। एंटीबायोटिक्स आर द मेडिसिन दैट डिस्ट्रॉय और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो जो एंटीबायोटिक्स होती हैं बॉडी के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहे हैं उनकी ग्रोथ को धीरे कर देती है और उनको ख़त्म भी कर देती है। द फर्स्ट एंटीबायोटिक कॉल्ड द पेनिसिलिन वॉज डिराइव्ड फ्रॉम द फंगस कॉल्ड द पेनिसिलिनम नोटैटम। ठीक है। तो जो फर्स्ट एंटीबायोटिक डेवलप हुई थी उसका नाम था पेनिसिलिन और ये क्वेश्चन बनता है और वो किससे डिराइव हुई थी? फंगस से डिराइव हुई थी और उस फंगस का नाम था पेनिसिलम नोटैटम। राइट। इन 1929 अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाज sorting some petri dishes containing स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया। अलेक्जेंडर क्या कर रहे थे? सॉर्ट कर रहे थे, अलग कर रहे थे स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया को। ही नोटिस दैट इन वन सच पेट्री डिश, जहाँ पे वो कॉलोनी डेवलप हो रही थी बैक्टीरिया की, स्टेफाइलोकोकस की, अ कॉलोनी ऑफ अ फंगस वाज ग्रोइंग, वहाँ पे कोई फंगस ग्रो करने लगी। इट सीम्ड एज ए फंगस वाज सिक्रेटिंग अ सब्सटेंस दैट प्रिवेंटेड द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। तब उन्होंने क्या देखा कि ऐसा लग रहा था कि वो जो फंगस है कोई सॉल्यूशन को सिक्रीट कर रही है
जिसकी वजह से वो जो बैक्टीरिया की ग्रोथ थी वो रुक गई। सिंस द सिक्रीशन वर ऑफ द फंगस कॉल्ड द पेनिसिलम, तो ये फंगस की सिक्रीशंस थे इसलिए उस सिक्रीशन को बोला पेनिसिलम। द फ्लेमिंग नेम द बैक्टीरिया किलिंग सिक्रीशन एज द पेनिसिलिन, वो जो फंगस का सिक्रीशन था पेनिसिलम था, तो उस फंगस को उन्होंने नाम दिया पेनिसिलिन। ठीक है। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड द एरिथ्रोमाइसिन आर सम अदर कॉमन एंटीबायोटिक यूज टू कंट्रोल द डिजीजेज इन एनिमल एंड प्लांट्स। तो ये कुछ एंटीबायोटिक्स है जो कि एनिमल और प्लांट्स में डिजीजेस को कंट्रोल करने में हेल्पफुल है। एंटीबायोटिक्स आर इफेक्टिव ओनली अगेंस्ट बैक्टीरिया एंड फंजाई। तो ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है, नोटिस करने की बात है कि जो एंटीबायोटिक्स है वो सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया और फंजाई के अगेंस्ट काम करती है। दे डू नॉट वर्क अगेंस्ट वायरस। तो इट मीन्स जब आपको कॉमन कोल्ड एंड कफ होता है सीजनल, जो कि वायरस की वजह से होता है, तब आपको एंटीबायोटिक्स नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि एंटीबायोटिक्स वायरस पे कोई इफेक्ट ही नहीं करती। देयरफॉर इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डिटरमाइन द टाइप ऑफ द पैथोजन बिफोर टेकिंग मेडिसिन। इसलिए कोई बीमार हुआ है तो पैथोजन होता है डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कि किसने डिजीज़ कॉज की है, पैथोजन क्या है, उसको पहले डिसाइड करके, डिटरमाइन करके, फाइंड आउट करके फिर मेडिसिन लेनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल्स, इन्फेक्शन सच एज द कॉमन कोल्ड एंड द सोर थ्रोट आर जनरली कॉज बाय द वायरसेज एंड टेकिंग एंटीबायोटिक्स डज नॉट रियली हेल्प इन सच केसेस। तो जो कॉमन कोल्ड और गले में दर्द होता है वो यूजली वायरस की वजह से होता है, तब एंटीबायोटिक्स नहीं लेनी चाहिए। एंटीबायोटिक्स शुड बी टेकन ओनली व्हेन प्रिस्क्राइब्ड बाय द क्वालिफाइड डॉक्टर। तो हमारे इंडिया में तो ऐसा कुछ है ही नहीं, सारे घर में कोई ना कोई डॉक्टर ही होता है, या मेडिकल शॉप पे चले जाते हैं वहाँ से ले लेते हैं, बट हमेशा एक क्वालिफाइड डॉक्टर से ही आपको एंटीबायोटिक लिखवा के लेनी चाहिए अगर उन्होंने लिखी हैं तो। व्हेन एंटीबायोटिक्स आर ओवर यूज द बैक्टीरिया आर लाइकली टू बिकम रेजिस्टेंट टू दोज एंटीबायोटिक्स। अब क्या होता है, आपके बॉडी में एक बैक्टीरिया है और आपने डॉक्टर से बात किए बिना उसको ले लिया, या ज़्यादा ले लिया या कम ले लिया, डोज के अलावा जब ज़रूरत नहीं थी तब ले लिया, तो उसकी वजह से क्या होता है, वो जो बैक्टीरिया होता है ना उस मेडिसिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस हो जाता है अपनी, वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है, तो उसको आप जो एंटीबायोटिक लेते हो तो उसका उस पर कोई असर ही नहीं होता, एंड दस मेकिंग दैम लेस इफेक्टिव। तो वो मेडिसिन आपकी बॉडी पे उस बैक्टीरिया के लिए लेस इफेक्टिव हो जाती है। इट इज़ ऑल्सो क्रूशियल टू कंप्लीट द एंटायर कोर्स ऑफ द मेडिकेशन इवन इफ़ द कंडीशन इम्प्रूव्स। अब अगर डॉक्टर ने 7 डेज़ की मेडिसिन दी है एंटीबायोटिक, अब आपने बोला मैं तो 3 डेज़ में ठीक हो गया तो मैं बंद कर देता हूँ, ऐसा नहीं होता, क्योंकि अभी भी कुछ बैक्टीरिया बचे रह जाते हैं जिसको कम्प्लीटली ख़त्म करना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो अपना पूरा कोर्स कंप्लीट करना चाहिए भले ही आपकी कंडीशन को इम्प्रूव हो गई हो। ठीक है, अदरवाइज सम बैक्टीरिया में सर्वाइव इन द बॉडी एंड कॉजिंग द इन्फेक्शन टू रीअकर। तो कुछ बैक्टीरिया अगर बचे होंगे तो इन्फेक्शन फिर से हो जाएगी, फिर एंटीबायोटिक लोगे तो वो लेस इफेक्टिव होगी। नेक्स्ट इज़ मेकिंग मेडिसिन वैक्सीन्स। वैक्सीन्स बनाने में भी ये काम आते हैं। अ वैक्सीन कंटेन्स डेड और द वीकन माइक्रोब्स। तो वैक्सीन में क्या होते हैं, जो कॉज करते हैं डिजीज़, या तो उनका डेड पार्टिकल्स होते हैं या उनको वीक कर दिया जाता है माइक्रोब्स को, वही इंजेक्ट करते हैं बॉडी में। सो व्हेन वैक्सीन इज़ इंट्रोड्यूस्ड इनटू द बॉडी ऑफ अ हेल्दी पर्सन, तो हमने क्या डाला, एक डेड माइक्रोब या उसको वीक करके डाला ताकि वो हमारी बॉडी को बीमार ना कर पाए, इतना वीक कर दिया। तो जब हमने उसको हेल्दी बॉडी में डाला, हिज और हर बॉडी प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट दीज माइक्रोब्स। तो बॉडी में क्या डेवलप हो गए, बॉडी ने पहचाना कि ये कोई बाहर की चीज़ है, उन्होंने इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ डेवलप कर ली। दीज एंटीबॉडीज़ प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट द फ्यूचर इन्फेक्शन बाय द सेम माइक्रोब। तो जब एक बार बॉडी में एंटीबॉडीज़ जो है वो प्रोड्यूस हो गई, तो फ्यूचर में ऐसा ही कोई माइक्रोब अगर उस बॉडी को इन्फेक्ट करेगा तो ऑलरेडी इसके अंदर एंटीबॉडीज़ है जो कि लड़ने के लिए रेडी है, एंड दिस इज़ कॉल्ड द इम्यूनाइजेशन। इसको बोलते हैं इम्यूनाइजेशन, की इम्यून हो गई बॉडी उसके लिए, एंड द बॉडी इज सेट टू हैव इम्यूनिटी अगेंस्ट दैट डिजीज़। और उसकी बॉडी जो है वो उस डिजीज़ के लिए इम्यून हो गई। द फर्स्ट वैक्सीन अगेंस्ट द स्मॉल पॉक्स वॉज डिस्कवर्ड बाय द एडवर्ड जेनर इन 1798। फर्स्ट वैक्सीन जो डिस्कवर हुई थी एडवर्ड जेनर ने की थी 1798 में। डिजीजेज सच एज द कॉलेरा, टाइफॉइड, हेपेटाइटिस, चिकन पॉक्स, ट्यूबरकुलोसिस, पोलियो, मीजल्स एंड द कोविड-19 ये हमारे साथ हो चुका है, कैन बी प्रिवेंटेड बाय द वैक्सीनेशन। तो आपने देखा होगा कोविड के टाइम पे कितनी सारी वैक्सीनेशन तो थी जो डेवलप हुई थी। ठीक है,
नाउ मेकिंग विटामिन्स एंड द इंसुलिन, इंसुलिन और विटामिन्स बनाने में भी ये काम आते हैं। सर्टेन टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया एंड द ईस्ट आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स सप्लीमेंट्स और इंसुलिन, तो इनको बनाने में भी ये काम आते हैं। तो अनदर वर्क होता है इनका क्लीनिंग द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट को क्लीन करना। Microbes such as the bacteria, fungi and protozoa decompose the tissues of the dead animals and the plants to derive their nutrition। ये जो बैक्टीरिया, फंजाई एंड द प्रोटोजोआ होते हैं ये सेप्रोफाइट्स होते हैं, मतलब जो डेड हो गए हैं एनिमल्स या प्लांट्स हैं उसको खा के अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। सो ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन माइक्रोब्स ब्रेक डाउन द एनिमल एंड द प्लांट टिश्यू इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, तो उनकी बॉडी में जो भी कॉम्पोजिशन होता है उसको ब्रेक डाउन करके सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं, दैट आर रिस्टोर्ड इन द सॉइल एज अ न्यूट्रिएंट, और वापस उसको सॉइल में पहुंचा देते हैं जिससे वो जो सॉइल है वो नरिश हो जाती है। सो रिमूवल ऑफ द डेड ऑर्गेनिज्म बाय द एक्शन ऑफ द माइक्रोब्स कीप्स आवर प्लैनेट क्लीन। तो अगर सोचो कि अगर ये ऑर्गेनिजम्स ना हो तो कितने डेड बॉडीज़ के हमारे ढेर लग जाएं अर्थ पे, है ना। तो इसकी वजह से ही जो हमारी जो प्लैनेट है वो क्लीन रहता है। Some bacteria decompose sewage and other waste products in the water। ये 7th क्लास में पढ़ा हुआ है कि कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं एनारोबिक बैक्टीरिया या एरोबिक बैक्टीरिया वो सीवेज में वेस्ट प्रोडक्ट्स को भी डिकम्पोज करते हैं एंड हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग। सम बैक्टीरिया फीड ऑन ऑयल एंड आर यूज फॉर क्लीनिंग ऑयल स्पिल्स ऑन वाटर। तो पानी के ऊपर जब ऑयल स्पिल हो जाता है, गिर जाता है, तो बैक्टीरिया उसको खा के उसको क्लीन करते हैं। द माइक्रोब्स डिकम्पोज ओनली ऑर्गेनिक मैटर, सिर्फ वो ऑर्गेनिक मैटर को ही डिकम्पोज करते हैं। टेक 2 अर्दन पोट्स, तो इन्होंने कुछ एक्टिविटी करी है, 2 घड़े से ले लिए, मार्क दैम ए एंड बी, हाफ फिल बोथ ऑफ पोट विद द सॉइल, उनको आधा आधा मिट्टी से भर लिया। पुट प्लांट वेस्ट इन अ पोट ए एंड पुट ग्लास पीसेस एंड ओल्ड प्लास्टिक पीसेस इन द पॉट बी। ए में तो प्लांट का जो वेस्ट था या मरा हुआ प्लांट था उसके वो डाल दिए, और सेकंड में प्लास्टिक के पीसेस और ग्लास के पीसेस कांच डाल दिया। लीव द पॉट्स अनडिस्टर्ब फॉर अ फ्यू वीक्स, और फ्यू वीक्स पर उसको छेड़ा नहीं। ऑब्जर्व द पॉट्स आफ्टर 3 to 4 वीक्स, यू विल फाइंड दैट द वेस्ट इन अ पॉट ए आर डिकम्पोजिंग, कि जो हमने डाला था वो सड़ रहा है, डिकम्पोज हो रहा है, वाइल दोज इन द पॉट बी रिमेन द सेम। और सेकेंड जो हमने प्लास्टिक और ग्लास डाला था वो एज इट इज पड़े हुए थे। दिस इज बिकॉज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प इन द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ओनली, they do not act on the human made substances such as the glass and plastics। okay, एग्रीकल्चर में काम आते हैं। द ब्लू ग्रीन एल्गी एंड द बैक्टीरिया सच एज द एजोटोबैक्टर एंड द राइजोबियम हेल्प इन द फिक्सिंग द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सॉइल। ये हमने पढ़ लिया है क्रॉप में कि ये जो एजोटोबैक्टर और राइजोबियम बैक्टीरिया है ये जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन है उसको लेकर नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं जिससे सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होती है। दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर। बायोलॉजिकली ये एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। ठीक है, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट द हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। होपफुली यू आर एंजॉइंग दिस चैप्टर, सो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आपको कैसा लग रहा है। थैंक यू।